जैसे कि आप लोग जानते हो कि अपन क्वेश्चन नंबर 41 कर चुके हैं पीवाईक्यू सीरीज। अब अपन करने वाले हैं 42 क्वेश्चन। जिसने 41 नहीं देखा है पहले देख लेना, ओके। तो 42 नंबर का क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। इसको भी अपन जीएसए का करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है जीएसए की 2023 वाली सीरीज चल रही है और ये जनरल अवेयरनेस है, तो ये सारी की सारी पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 है जो कि पेपर से लिया गया है। अब इसे मैंने सही से लिख दिया है तो वहाँ से आपको बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जनरल अवेयरनेस फॉर ईएमआरएस एग्जाम के लिए है। डीपली पीवाईक्यू पोस्टमार्टम करेंगे अपन। जीएसए 2023 का कर रहे हैं जो कि 17 दिसंबर 2023 को हुआ था। हेल्पफुल है फॉर ऑल ईएमआरएस पोस्ट के लिए, डोंट मिस, इसलिए आप इसको मिस मत करना। तो क्वेश्चन नंबर 42 से अपन देखते हैं। 41 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, एनईपी से रिलेटेड था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है देख लेना। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियाँ कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत हैं। बी, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हिंदुस्तानी संगीत शैली से समृद्ध थी। तो आपको इन पर विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सारा का सारा डाटा मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए कवर किया है। बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी इंग्लिश में लिख दिया है और आई होप सो कि उन्हें इतनी हिंदी तो समझ आती होगी कि क्वेश्चन का एनालाइज हिंदी में समझ सके, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टू मेजर स्टाइल्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक। बी ऑप्शन है, सॉरी बी इसका स्टेटमेंट है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हु वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड was associated with the हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक। ओके, इंग्लिश में भी दे दिया। अब इनकी ज़रूरत नहीं थी तो ये चीज़ें नहीं लिखी है मैंने इंग्लिश में। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनसे आपको सही आंसर बताना है। जैसे फर्स्ट है ए गलत है किंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही है। एक बार और देख लीजिए जिससे आपको डाउट ना हो, ठीक है। आई होप सो आप अब देख लिए होंगे, आपको ऑप्शन बता रही हूँ। ना तो ए सही है और ना ही बी। ए सही है किंतु बी गलत है, ये अपने ऑप्शन से। अब पता है मैं आपको क्वेश्चन में क्यों नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ बहुत डीपली बहुत अच्छे से आपके लिए लिख कर लेके आई हूँ, जिससे आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है इस क्वेश्चन को लेकर। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी क्लास देखना। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाटा है जो भी अपडेट है वो सब आपके लिए क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ए सही है बी गलत है। सब कुछ आपके लिए लिखा है, अपन को पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए सही है। ए क्यों सही है? क्योंकि आधुनिक इतिहास और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख परंपराएं या स्टाइल्स हैं। फर्स्ट हिंदुस्तानी जो कि उत्तर में है, और कर्नाटकी मतलब जिसको अपन ऐसे भी कर्नाटकी बोल सकते हैं ऐसे कर्नाटक भी बोल सकते हैं, जो कि दक्षिण में जो कोस्टल एरिया उधर को हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन क्लासिकल और कर्नाटकी साउथ इंडियन क्लासिकल है। ये ऐतिहासिक भौगोलिक और शैलीगत कारणों से अलग विकसित हुई। हिंदुस्तानी में पार्शियन इस्लामिक प्रभाव भी दिखाई देता है, जबकि कर्नाटिक दक्षिण वैदिक भक्ति परंपराओं से निकली है। अब आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदुस्तानी शैली में कौन सी है लैंग्वेज, तो यहाँ पे कौन सी है, तो यहाँ पे पार्शियन और इस्लामिक जो धर्म थे उनको रिलेटेड है। पार्शियन जानते हो, फारसी। जबकि जो कर्नाटक है वो वैदिक से रिलेटेड है, जो वेद हुआ करते थे अपने वहां से आई है, भक्ति काल से आई है। उन परंपराओं को ये डोनेट करती है। कौन? कर्नाटकी। बी गलत है। बी क्यों गलत हुआ था? क्योंकि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध कर्नाटक दक्षिणी शास्त्रीय गायिका थी। अब उसमें क्या लिखा था कि वो हिंदुस्तानी थी, लेकिन नहीं, वो कहाँ की थी? कर्नाटका की थी। अब पता है ये नाम्स की भी आपको ट्रिक्स बता देंगे जिससे आपको बहुत जल्दी इनको भी आप कवर कर पाओगे। बस धैर्य रखिए, हमारी क्लास में बने रहिए।
एम एस सुब्रलक्ष्मी मथुराई। अब इनका पूरा नाम, एम मतलब मदुराई, एस मतलब सानु मुखर, सॉरी गलत बोल गई, शान मुख मुखवा दीबू सुब्रलक्ष्मी। बहुत अजीब से नाम होते हैं साउथ के, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं साउथ से नहीं हूँ, एमपी से हूँ, बट वहाँ के लोगों को लगता होगा नॉर्मल नेम है। को वी कर्नाटिक गायिका माना जाता है। वी कर्नाटिक परंपरा की महत्वपूर्ण हस्ती थी और 1998 में उन्हें भारत रत्न पहली बार किसी संगीतकार को यह पुरस्कार मिला था। तो पहली बार किसी संगीतकार को मिला था, वो कहाँ की थी? तो वो कर्नाटक संगीत से रिलेटेड थी, या फिर अपन कह सकते हैं कर्नाटकी संगीत से रिलेटेड थी, ठीक है। और उनको 1998 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इसलिए यहाँ कहना कि वे हिंदुस्तानी शैली से संबंधित ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब उन्हें अवार्ड ही कर्नाटक में मिल रहा है तो वो हिंदुस्तानी कहाँ से हो जाएंगी? एक आध तो गा सकती हैं, लेकिन प्रसिद्ध वो कहाँ की रहेंगी? कर्नाटक की। तो ये तो अपने फैक्ट्स, जो कि एक्सप्लेनेशन हो गया कि ये क्यों है, ये क्यों है, ए क्यों सही है, बी क्यों सही है, उससे रिलेटेड आपको कुछ नॉलेज बता दी। अब एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताने वाले हैं जो कि आपके इस क्वेश्चन को और भी इजी कर देगी और भी इम्पोर्टेंट कर देगी। तो ट्रिक्स एंड टिप्स, सबसे फर्स्ट आप इसको निमोनिक से याद रख सकते हैं। कैसे? जैसे हिंदुस्तानी, एच आ रहा है, एच मतलब हिल, हिमालय मतलब उत्तरी चीज़ों से, यानी एच आपको उत्तर याद दिलाएगा, उत्तर से रिलेटेड है। कर्नाटका में जैसे चेन्नई, सी सी है। कोस्ट मतलब कोस्टल एरिया होती है ना, जहाँ पे घाट होते हैं, घाट, उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, जो कि दक्षिण में नदी की घाट है या नहीं है, तो वहाँ पे सी से आप रिलेट करके दक्षिण एरिया है। आप ऐसे भी समझ सकते हो उसको, एक मिनट में आपको बता देती हूँ। देखो, जैसे ये इंडिया का मैप है अपना, मुझे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं आती है तो वो थोड़ा सा माइंड मत करना, ठीक है। हाँ, मुझे पता है अच्छा मैप नहीं बना है, बस ऐसा आपके लिए सिंबल बना है। तो देखो, जब हिंदुस्तानी की बात करें तो वो हिल्स की बात करेगा। हिल्स कहाँ पे? पहाड़ यहाँ पे है, तो ये हिमालय से रिलेटेड, मतलब नॉर्थ में। जबकि कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया इस एरिया को बोलते हैं जहाँ जे चारों ओर से तीनों ओर से नदी से घिरा हुआ है, ये कोस्टल एरिया है। तो ये कहाँ पर है? साउथ में, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्नाटका हो जाएगा। ओके, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, कोई भी आपका डाउट छोड़ा नहीं जाएगा। आई होप आपको अब याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। हिंदुस्तानी नॉर्थ से रिलेटेड है, कर्नाटका साउथ से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ना कुछ प्रसिद्धियों के नाम जोड़कर याद रखने की कोशिश करेंगे, कौन कर्नाटका से रिलेटेड है, कौन हिंदुस्तानी से रिलेटेड है, ठीक है। एक मिनट रुकिए। हाँ, अगर किसी गायिका या फिर गायक के साथ मदुराई लिखा है, चेन्नई लिखा है, त्यागराजा लिखा है, मुथुस्वामी लिखा है, सेमुकुंदी लिखा है, एम एस लक्ष्मी आया है, तो वो कहाँ से होगा? वो कर्नाटक से होगा, क्योंकि उनके जो नाम है वो कर्नाटक साइड के हैं। अगर ख्याल, ध्रुपद, ग्वालियर या किराना घराना लिखा है, सितार से रिलेटेड है, शरोद से रिलेटेड है, तबला से रिलेटेड है, ऐसे शब्द आए तो वो कहाँ से होगा? हिंदुस्तानी से होगा। आई होप सो आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा और आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। और याद रखना, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आंसर के पीछे का रीजन समझते हैं। और हमारी क्लासेस में क्वेश्चन का क्या कराया जाता है? पोस्टमार्टम कराया जाता है। ये आपके कौन कौन से एग्जाम्स के लिए सही है? वैसे तो ये हमारे इसके लिए सही है, लेकिन साथ ही साथ में अगर किसी में जीएस आती है, अब ये वाला क्वेश्चन तो जीएस से रिलेटेड है, जीए का है, लेकिन जरूरी नहीं है हमारे इसके एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम्स में आ सकता है। संगीतकार है, किसी में भी आ सकता है। तो हमारे द्वारा आपके लिए एग्जाम फोकस किया रहे, एमपी एग्जाम, एसएससी, बैंक, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। अब यहाँ पे आप केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस, सीबीएसई, टीएसएसबी, सारे के सारे एग्जाम्स को फोकस कर सकती है, ठीक है, एंड मोर एग्जाम्स। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम से जुड़ना होगा, और इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ती है अपन अपनी क्लास में। अब देखिए अपन ने ये टॉपिक का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं इस टॉपिक का क्विक रिवीजन। ये चीजें क्या है, क्यों है, कैसे, अगर इनसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ जाए तो अपना गलत ना हो। तो टॉपिक का क्विक रिवीजन करने वाले हैं अपन। क्विक रिवीजन के लिए मैं पेन ले लेती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ये कितने टाइप्स के हैं? दो श्रेणियां इसकी। एक तो हिंदुस्तानी है, एक कर्नाटक है। कर्नाटक को ऐसे भी लिखते हैं और कैसे भी होता है, ठीक है। परिचय और इतिहास के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो भारतीय संगीत वह परंपरा है जो राग को बोलते हैं मेलोडिक फ्रेमवर्क, और ताल को बोलते हैं राइमिक साइकिल पर आधारित है, और वर्षों से गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। मतलब जो अपना भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें राग और ताल पे आधारित रहता है, और ये हमेशा से गुरु और शिष्य की परंपरा पे चली आ रही है। मतलब गुरु शिष्य को सिखाता है, फिर शिष्य दूसरे का गुरु बनता है, वो अपने शिष्यों को सिखाता है। इस तरीके से ये परंपरा चलती आ रही है। और आपको बता दें सबसे पहले ना वेद में, चलो आपको इतिहास में बता देंगे वेद का। चलिए इतिहास की बात करें तो वेद कौन से में? सामवेद में प्राचीन शुरुआत हुई थी, जो कि नाट्य शास्त्र से थी। भारत में भक्ति आंदोलन ने शास्त्रीय रागों को लोकप्रिय किया। जो भक्ति आंदोलन थे उसमें शास्त्रीय जो राग गाए जाते हैं उनको लोकप्रिय किया गया था। और जो 12वीं शताब्दी थी, 12वीं सदी के बाद में उत्तर में विदेशी और इस्लामी प्रभाव हुआ। जब ये तो वो वहाँ पे जो हिंदुस्तानी है वो फारसी और इस्लामिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विदेशी और इस्लामी प्रभाव से हिंदुस्तानी क्या हो गया? अलग हो गया। और दक्षिण में कर्नाटक अपेक्षाकृत अधिक परंपरागत रहा, और जबकि जो दक्षिण के एरिया थे वहाँ पे कम गए थे विदेशी वगैरह, तो वहाँ पे क्या वो थोड़ा सा कम उस पर इफेक्ट पड़ा। जबकि हिंदुस्तानी में सबसे ज़्यादा इस पर इफेक्ट पड़ा किसका? विदेशियों का, जिसमें फारसी का सबसे ज़्यादा था और इस्लामिक का। दो प्रमुख परंपराएं, जैसे आपको वही बताया था, हिंदुस्तानी जो कि नॉर्थन इंडियन में, और कर्नाटक आपके साउथ इंडियन में। एक एक से सारी देखते हैं, ठीक है। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तर और मध्य भारत में होता है, ठीक है। मुख्य अगर स्वरूप की बात की जाए तो विस्तार में आलाप, बोल, ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी इत्यादि होती है। अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं तो सितार, शारोद, शरंगी, शहनाई, तबला, तानपुरा आदि का यूज किया जाता है। अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो प्रभाव कहाँ पे क्या कैसा पड़ा है तो पार्शियन और मध्य एशियाई लहजों पर शैलीगत प्रभाव पड़ा है इस पर, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो? कर लीजिए सब्सक्राइब। इतनी अच्छी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आई थिंक इस टाइप की तो आपको पेड क्लासेस में भी पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं कराया गया होगा, और पीवाईक्यू का एनालाइज करने का सही तरीका यही होता है, बिल्कुल डीपली और अच्छे से समझना कि आने वाला कोई क्वेश्चन हमसे फिर गलत ना हो जाए। कर्नाटक की बात की जाए तो साउथ इंडियन में इसका क्षेत्र दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में सबसे ज्यादा है। मुख्य स्वरूप की बात की जाए तो कंपोजिशन केंद्रित है, इसमें ना मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है इधर उधर, ठीक है। मतलब कीर्ति और वर्णनाम से ही इसका हो गया काम। अगर रागम की बात की जाए तनाम और पालवी है, यहाँ पे क्या है? कल्पन स्वरम और नेरवाल यहाँ पे है। और अगर वाद्य यंत्र की बात की जाए तो सरस्वती वीणा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट सरस्वती वीणा ही है। तो वाद्य यंत्र की बात की जाए तो सरस्वती वीणा, मृदगम, वायलिन कर्नाटक के जो स्टाइल में होते हैं, घटम और तंबूरा आदि जो इंस्ट्रूमेंट है उनका यूज किया जाता है।
अगर मूल तत्व की बात की जाए, एलिमेंट्स की बात की जाए, तो इसमें राग और जो कि एक मेलोडिक फ्रेमवर्क है, उसमें नोट्स का सेट रहता है, आरोह और अवरोह, और इसमें पकड़ रहती है, प्रमुख स्वर रहती हैं, वाणी और संवादी, मूड और समय ऋतु से जुड़ाव रहता है यहाँ पे। और मुझे लगता है हिंदी मीडियम वालों के साथ में, हिंदी मीडियम को तो क्लियर हो ही रहा है, साथ ही इंग्लिश मीडियम को भी काफी हद तक समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बीच बीच में इंग्लिश कीवर्ड्स का यूज किया है। ताल, अगर ताल की बात की जाए तो समय चक्र मैटर करता है इसमें। उदाहरण के लिए 3 ताल जो कि 16 है, एक ताल, जाप ताल कर्नाटिक, और का आदि ताल 8 है। ठीक है। स्वर और श्रुति की बात की जाए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार रीडिंग कर लो, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। लायर और लायरिक और गामका और एनवेंटेंस, ये संगीत की बारीकियां हैं। कर्नाटिका में गामका ज्यादा व्यवस्थित प्रमुख माना जाता है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि इस क्वेश्चन में से आपको सबसे ज्यादा क्या क्या पढ़ना है। प्रमुख रूप से लिए हिंदुस्तानी है, जो कि ध्रुपद प्राचीन है, ख्याल लोकप्रिय है और आधुनिक है। ठुमरी, दादरा, तराना, घायल, ये क्या है, आंशिक है, मतलब कम यूज किए जाते हैं। कर्नाटक में वर्तान, कीर्ति, जो कि कीर्ति सबसे ज्यादा मुख्य है, कीर्ताना, तिलियाना, रागम, तांडव, पालवी, जी सारे के सारे हैं। ठीक है। अगर प्रमुख संगीतकार की बात की जाए तो, और संस्थाओं की बात की जाए, तो सबसे पहले संस्थाओं की बात कर ले। कर्नाटका ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति, त्यागराज, मुथुस्वामी दिस्तार, श्यामा शास्त्री, ये क्या है, इसके प्रमुख है यहाँ पे। ठीक है। और अगर प्रसिद्ध नामों की बात की जाए तो कर्नाटक में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, सीमा गुडी, श्रीवासा अय्यर, एम. बाला मुरली कृष्णा, लाल गुटी, जयरामन, टी.एम. कृष्णा। हिंदुस्तानी की बात की जाए तो तानसेन, उस्ताद रविशंकर, जो कि सितार के हैं, पंडित भीष्मसेन जोशी, जो कि वोकल के हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि तबला से रिलेटेड है, किशोरी अंबोकर आदि हैं। अगर शिक्षक पद्धति और संस्थागत व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे गुरु, शिक्षा, परंपरा, ट्रेडिशनल है, मतलब पारंपरिक है। निजी शिक्षा, घराना, लिंकेज हिंदुस्तानी, और फॉर्मल सवास एकेडमीज, कर्नाटक मद्रास म्यूजिक एकेडमी, दोनों मौजूद हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, मैंने आपसे कहा था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बता दूंगी कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें। तो आपके लिए क्विक फैक्ट्स के फॉर्म में इसको लेके आई हूँ। 2 प्रमुख शैलियाँ, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी। पहला संगीतकार जिसे भारत रत्न मिला था तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी 1998 में। कॉमन इंस्ट्रूमेंट क्या है, जो कि तबला है हिंदुस्तानी के लिए, और मिरिंगदाना, जो कि कर्नाटक के लिए, सितार हिंदुस्तानी के लिए, और वीणा कर्नाटका के लिए। ठीक है। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो क्या आ सकते हैं, किन क्वेश्चनों के आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख शैलियां कौन कौन सी हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख शैलियां कौन कौन सी हैं, तो कौन सी है, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी किस शैली की प्रमुख गायिका थी, तो कर्नाटका की, दक्षिण भारतीय गायिका की। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतज्ञ कौन थी और किस वर्ष, तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी थी, जिनको 1998 में मिला था। हिंदुस्तानी संगीत के 2 प्रमुख वोकल रूप कौन से हैं, तो एक तो ध्रुपद है, जो कि प्राचीन है, और जो ख्याल है वो आधुनिक है, जो कि लोकप्रिय अभी का है, जो मॉडर्न टाइम का है। कर्नाटकी संगीत की त्रिनीति कौन कौन है, तो जो कर्नाटकी संगीत है उसके त्रिनीति कौन कौन है, तो कौन कौन है त्रिनीति, एक तो त्यागराज है, एक माथुस्वामी दीक्षितार है, और एक श्यामा शास्त्री है। ठीक है। राग क्या होता है, व्हाट इज राग, तो राग होता है इंडियन मेलोडिक फ्रेम, नोटों का समूह,
आरो ब्रो मूड नियमों के साथ इम्प्रोजन का समूह। नोटों का समूह का मतलब ये है कि जो आप नोट्स बनाते हैं जैसे अपने पढ़ाई के, वैसे ही गानों से पहले उनके रागों के नोट्स बनाए जाते हैं, उनका समूह ही राग कहलाता है। ताल क्या है? ताल होती है रिमेटिक साइकिल बीट पैटर्न। इसका उदाहरण देखे जाए तो तीन ताल, जो कि 16 मात्रा होती है उसमें। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा डाटा मैंने इसमें कवर कराने की पूरी कोशिश की है। कौन सा वाद मुख्यतः कर्नाटक में प्रयोग होता है? तो सरस्वती, वीणा और मृदंगम प्रमुख रूप से यहाँ पे क्या होता है, यूज होता है कर्नाटका में। वाद्य यंत्र। हिंदुस्तानी संगीत में घराना का क्या अर्थ है? घराना का मतलब क्या है? तो घराना क्या है? पारिवारिक या शैलीकृत परंपरा या संगीत परिवार जिसका विशेष स्वरूप और तकनीक होता है। जैसे मैं एमपी से हूँ, ग्वालियर से, ग्वालियर के आसपास से रहने वाली हूँ, तो हमारे जो ग्वालियर है, ग्वालियर का घराना जो कि तानसेन से रिलेटेड है, तो जो वहाँ पे अपन ग्वालियर घराना बोलते हैं संगीत के को, और संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध भी है ग्वालियर हमारा। सबसे ज्यादा तानसेन जी हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी क्लास में मैं 43 भी कराने वाली हूँ आपको। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आंसर के पीछे का रीजन समझते हैं। और हमारी क्लास में आपको क्वेश्चन का कराया जाता है पोस्टमार्टम, मतलब डीपली आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा रीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बता दें कि हम जीएससी 2023 के लिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसका 43 नंबर का क्वेश्चन है। ये पेपर से लिया गया है, ठीक है। ये सारा का सारा क्वेश्चन दिया है, अब इसको अपन पढ़ते हैं। और हमारी क्लास में आपको डीपली पोस्टमार्टम कराया जाता है। जीएससी 2023 का 17 दिसंबर 2023 का पेपर पढ़ रहे हैं, और ये सारी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई जो जीएससी का है वही पढ़ेगा, नहीं, सब पढ़ सकते हैं ऐसे, क्योंकि सबका जनरल अवेयरनेस सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2023 का विजेता है, जिसने फॉर्मोस प्लास्टिक्स को, जो विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी में से एक के विरुद्ध एक ऐतिहासिक मामला जीता। यह मामला एक कोस्ट पर विशाल प्लास्टिक कचरे को अवैध रूप से डंप करने से संबंधित था। अब आप सोच रहे होंगे ये तो 2023 का करंट है, इससे हमें क्या मतलब है? तो मैं आपको बता दूं ये 2023 का है, लेकिन मैं आपको अपडेट कराऊंगी 2025 का भी करंट, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा का पूरा आपको 2025 का अपडेट कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले अपन पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे 2023 का ही। उसके बाद में आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2025 का भी काफ़ी अच्छे से अपडेट कराने वाली हूँ। तो क्लास में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेलिमा सिलालाई, सेकंड ऑप्शन है टेरो मुस्तोनो, थर्ड क्वेश्चन है अलेक्जेंडर, फोर्थ है डायना, ठीक है, छोड़ उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ द गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज 2023। अब आपको ये भी बताया जाएगा गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज क्या है, ये कब कब मिलता है, क्यों मिलता है, किन्हें मिलता है, किस लिए मिलता है, और इस बार 2025 में किससे मिला है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। हु वॉन अ हिस्टोरिकल केस अगेंस्ट फॉर्मोस प्लास्टिक, वन ऑफ द वर्ल्ड्स largest petrochemical companies related to the illegal dumping of toxic plastic waste on a coast. ओके, ये इसके ऑप्शन दिए सेम एज है। इसका सही आंसर हो जाएगा डायना विल्सन। क्या हो जाएगा? डायन विल्सन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, किस लिए होगा, सब कुछ आपको कराया जाएगा। ये करंट अफेयर 2023 की आपको मैं एक बार झलक दिखा देती हूँ कि 2025 का हम कैसे करने वाले। ये 2023 का है, ठीक है। ये पूरा का पूरा 2023 का ऑप्शन एनालाइज कराए जाएंगे। उसके बाद में ये देखिए आपको करंट अफेयर्स अपडेट कराया जाएगा 2025 का पूरा, इसलिए क्लास में बने रहना, बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना बहुत इंपॉर्टेंट डाटा चला जाएगा। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चनों को सब छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी क्लास आपको सारा का सारा डाटा कवर कराएगी विथ अपडेट। लेकिन हमारी क्लास की सिर्फ एक शर्त है,
आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई भी क्लासेस ऐसे ही नहीं लेके आते हैं। बहुत अच्छे से एनालाइज करके, बहुत अच्छे से डाटा एकदम क्लियर करके, हमारी 5 लोगों की टीम है, सब लोग उसमें डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही आपके लिए कोई डाटा लाया जाता है। और इस समय टाइम लगता है, क्योंकि अभी हमने जर्नी स्टार्ट की है, हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है अभी। लेकिन जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो करेगा, आपके लिए रिसोर्सेस बढ़ते जाएंगे और आपको डाटा जल्दी जल्दी मिलने लगे। लेकिन अभी के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। डायन विल्सन एक चौथी पीढ़ी की सिंप फिशर वुमेन और सैन एंटोनियो वे हिस्टोरिक वाटर कीपर से जुड़ी कार्यकर्त्री ने फॉर्मोसा प्लास्टिक पॉइंट कॉम्फर्ट डेक्सिट के खिलाफ सालों तक साक्ष्य इकट्ठा करके और कानूनी लड़ाई लड़कर फेडरल कोर्ट में 2019 में जीत हासिल की थी। मतलब इससे रिलेटेड केस हुआ था, जो कि 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी। कोर्ट ने पाया कि फॉर्मोसा ने लेवेका वे और आसपास के जलों में प्लास्टिक पैलेट्स, नूडल्स और प्लास्टिक पाउडर लीकेज करके क्लीन वाटर एक्ट का उल्लंघन किया है। किसने? फॉर्मोसा ने। और अंततः एक $50 मिलियन एक सेटलमेंट और 0 डिस्चार्ज भविष्य में प्लास्टिक डंपिंग बंद करने की शर्त पर मामला तय हुआ है। तो उस कोर्स का रिजल्ट क्या आया था कि $50 मिलियन का सेटलमेंट हो गया और 0 डिस्चार्ज की बात की गई है। मतलब भविष्य में वो कोई भी इस टाइप का डंपिंग नहीं करेंगे और का शर्त यहाँ पे रखी गई है। और यह नागरिक सिटीजन स्तर की क्लीन वाटर एक्ट की सबसे बड़ी सिविल जीतों में से एक मानी जाती है। यह केस इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह दिखाता है कि एक के स्थानीय नागरिकों और मछुआरे समूहत एविडेंस, फोटो, नमूने जमा करके बड़ी कॉर्पोरेशन के खिलाफ सफल नागरिकता मुकदमे सिटीजन सूट्स लड़ा सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो मुकदमा हुआ था उसमें जो नागरिक थे, सिटीजन थे, मछुआरे थे, सारी उन्होंने इसके क्या किए थे, एविडेंस सब जमा करके वहां से क्या किए थे, उनके खिलाफ मुकदमा किया था। कोर्ट निर्णय और कंसर्न डेक्रेस इन फॉर्मोसा को भुगतान, सफाई और तकनीकी सुधार करने तथा प्लास्टिक डिस्चार्ज रोकने के लिए बाध्य किया। इसलिए यह कॉर्पोरेटेड जवाबदेही के लिए एक महत्वपूर्ण वकीली मिसाल बना था। तो ये रीजन रहा था अपना। ठीक है, अब करते हैं ऑप्शन एनालिसिस। ऑप्शन एनालिसिस से क्या होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा अपडेट मिल जाएंगे किसी नेम से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है डेलिमा सिलालाही। अब डेलिमा सिलालाही से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। जैसे डेलिमा 2023 की गोल्डमैन विजेताओं में से एक है। आइसलैंड एंड आइसलैंड नेशंस इंडोनेशिया, उनका काम इंडोनेशिया में आदिवासी समुदायों के वनाधिकार और जंगल की वापसी से जुड़ा है। लेकिन अपन ने किससे बात करनी थी, डंपिंग, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन अभी भी ये आ सकता है, डेलिमा सिलालाई किससे रिलेटेड है? तो डेलिमा इंडोनेशिया के जो वनाधिकारी और जंगल की वापसी से जुड़ा हुआ एरिया है, आदिवासियों का समुदाय से रिलेटेड, उनसे जुड़ा हुआ है। फॉर्मोसा केस से उनका कोई भी संबंध नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं सेकंड। इसलिए मैं आपको पता है सारे ऑप्शन भी एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको नया नया डाटा अच्छे से समझ आ जाए। टेरो मुस्तानो, तो ये टेरो 2023 के विजेताओं में से एक है, जो कि यूरोप फाइनल के थे, जो कि फिनलैंड है वहाँ के थे। और वे पीटलैंड्स की बहाली और जलवायु संबंधी संरक्षण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। फॉर्मोसा और प्लास्टिक डंपिंग केस से ये जुड़ी हुई नहीं है। ऑप्शन थर्ड, एलेस्सांद्रा कोरा मुंदुरुकु, अजीब अजीब से नेम है। एलेस्सांद्रा भी 2023 विजेताओं में है, ब्राजील। इन्होंने अमेज़न में खनन परियोजना के खिलाफ आदिवासी संगठनों का नेतृत्व किया था। इन्होंने क्या किया था, जो खनन परियोजना ने उनके खिलाफ किया था। यह फोस्मा टेक्सास गल्फ कोस्ट मामले से नहीं जुड़े हैं। अब फोर्थ वाला अपना सही था, तो इसमें ये इनसे जुड़े हुए हैं। तो देखो डायस विल्सन, यह वही व्यक्ति है जिसने फॉर्मोसा प्लास्टिक के खिलाफ
नागरिक मुकदमा लड़ा और निर्णय सेटलमेंट में अहम भूमिका निभाई। और इसी काम के लिए इन्हें 2023 का गोल्डन एनवायरनमेंट प्राइज दिया गया था। और जबकि ये केस कब जीता था? 2019 में, 4 साल पहले। लेकिन अवार्ड कब मिला था इनको? 2023 में। अब आप देख सकते हो कितने हैवी आपको अवार्ड वाले क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए करंट अफेयर 2025 का, जो कि अपडेट वाला है। इसके लिए मैं पेन ले लेती हूँ और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी नोटबुक पे नोट डाउन करते जाइए। तो करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं अपडेट 2025 की। 2025 के कुछ प्रमुख मामले और प्रवृत्तियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 2025 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज विजेता कौन है? इस वर्ष के ग्रासरूट पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। इसमें सेमिया गारवी, जो कि तुनिसिया से है, बातमुक लप्सेंडेस, जो कि मंगोलिया से है, वेस्डेना गुरी एंड ओल्सीनिका, जो कि अल्बानिया से है, कार्लोस मालो मोलिना, जो कि कैंडी आइसलैंड से है, और लेरुइन एलिन, जो कि यूएसए से है, मैरी लूज कैनाक्विरी मुराइरी, जो कि पेरू से है। इनमें से जो कि सेमिया घारवी ने अवैध कचरा, जो कि वेस्ट ट्रैकिंग। अब देखो ये सारे को मिलाए। अब इनमें से किसको किससे रिलेटेड ये आपको बता रहे। उसमें डंपिंग प्लास्टिक कचड़े से रिलेटेड था। अब यहाँ पे भी अपन थोड़ा सा कचड़े से रिलेटेड जाने, तो उनको मिलाए सेमिया घारवी को। इन्होंने जो अवैध कचरे थे उसके खिलाफ आंदोलन किया होगा, के खिलाफ अभियान की अगुवाई की थी, जिसमें 6000 टन अवैध रूप से आयातित घरेलू कचरा ट्यूनिसिया से वापस इटली लौटाया गया। मतलब इन्होंने क्या किया था, जो कि अवैध तो आई, जो साथ ही अवैध वाला भी कितना 6000 टन कचरा मिला था, जो कि घरेलू कचरा था। तो उन्होंने ट्यूनिशिया से कहाँ पे लौटाया था? इटली के लिए लौटाया था। ट्यूनिशिया में मिला ये कचरा। यह एक ऐसा उदाहरण है जहां मल्टीनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय कचरा व्यापार और पर्यावरणीय दायित्वों को चुनौती दी गई थी। भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक पर नए नियम बने हैं। 2025 से भारत में 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मतलब 120 माइक्रोकॉन से कम मोटाई। जैसे अपन पेपर लेते हैं ना, पेपर आता है अपना जीएसएम में, तो वहाँ पे उनकी मोटाई देखी जाती है। तो ऐसे प्लास्टिक के जो बैग्स है, पॉलीथीन बोलते हैं अपन, उनमें भी 120 से ज़्यादा माइक्रोकॉन की मोटाई नहीं होनी चाहिए। सॉरी, कम मोटाई वाले, जो 120 से कम मोटाई वाले हैं उनको बैन कर दिया है। उल्टा बोल गई थी मैं। साथ ही सभी प्लास्टिक पैकेजिंग पर बार कोड और क्यूआर कोड, जो प्लास्टिक पैकेजिंग की जाती है उस पर बार कोड और क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य किया गया है, जिससे क्या होगा, प्लास्टिक की क्या की जाएगी, ट्रैकिंग की जा सके और जवाबदेही संभव हो सके। जैसे कहीं दब जाती है तो अपन को पता चल जाएगा ये यहाँ पर प्लास्टिक की पन्नी, उसको हटा दो। क्योंकि प्लास्टिक से क्या होती है, उपजाऊ जमीन भी उबड़ खा जमीन बन जाती है। यह कदम सर्कुलर अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपाय माना जा रहा है। केरल हाईकोर्ट का आदेश है हिल स्टेशन व समारोह स्थल में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध किया जाए। और ये जून 2025 में केरल हाईकोर्ट ने हिल स्टेशन, होटल, समारोह स्थलों आदि में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। और यह आदेश 2 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाना है। जो आपकी 2 अक्टूबर आने वाली है वहां से इसको लागू कर दिया जाएगा, जो केरल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। स्थानीय स्तर पर अवैध ढेर कर जलाशयों में कचरा डंपिंग मामला, भोपाल में जो केरवा डैम है वहां पे डंपिंग की जा रही है, उसको भी अवैध किया गया है। और हाल ही में जो भोपाल का केरवा डैम की पूर्ण टैंक स्तर पर, मतलब एफटीएल क्षेत्र में लगभग 10 फीट ऊंचाई तक कचरा मुरम मिट्टी डंप किया गया है। और एनजीटी ने इस मामले पर कार्रवाई की है। यह मामला यह दिखाता है कि पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन आज भी स्थानीय स्तर पर हो रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि कितने भी कानून बन रहे हैं, लेकिन जो
आज भी स्थानीय स्तर है वहां पे इनका उल्लंघन किया जा रहा है और न्यायपालिका इसे गंभीरता से ले रही है। प्लास्टिक प्रदूषण और मोदी सरकार नीति पहल 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत वार्षिक लगभग 9.3 मिलियन तक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। मतलब जो मोदी सरकार ये प्लास्टिक प्रदूषण है उसमें ये बताया गया है कि 2025 में वार्षिक 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक जो कचरा है वो भारत ही उत्पन्न कर रहा है, जो विश्व स्तर पर एक बड़ा योगदान है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में यह विषय प्रमुख रहा। मतलब आपसे पूछ सकता है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार की नीतियों और नियम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर अधिक कड़ाई से लागू हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा इस पर कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। तो ये था अपनी अपडेट्स। अब थोड़ा सा कर लेते हैं 2025 की जो अपडेट अपने करंट अफेयर पढ़ी है उसका रिवीजन, कि क्या क्या पॉइंट्स थे जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो 2025 में गोल्डमैन प्राइज एंड कचरा व्यापार सैमिया घारवी ने अवैध कचरा व्यापार को चुनौती दी। सैमिया मतलब सीज मतलब वही कचरा होता है, तो सैमिया से आप याद रख सकते हो सीज को, कचड़े से रिलेटेड तो सैमिया, ऐसे याद रख लो। भारत में प्लास्टिक नियम 120 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग प्रतिबंध कर दिए, पैकेजिंग पर कोट अनिवार्य कर दिया है और 120 म्यू एम रूल एंड ट्रेस कोड यहाँ पे यूज कर दिया है। वही माइक्रोकॉन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए तो राज्य स्तरीय प्रतिबंध, केरल हाईकोर्ट ने हिल व समारोह स्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध कर दिया है। केरला हेल्थ प्लस इवेंट बैन। स्थानीय उल्लंघन मामले की बात की जाए तो केरवा डैम में अवैध डंपिंग, एनजीटी की कार्रवाई। केरवा डैम डंपिंग पर एनजीटी ने क्या लिया है, एक्शन लिया है। देश की प्लास्टिक मात्रा भारत में 9.3 MT संसाधन, इंडियन में 9.3 मतलब मिलियन टन प्लास्टिक की बात की गई है। ओके, ये इतना उत्पन्न करती है। आई होप आपको हमारे द्वारा ली गई क्लासेस समझ आ रही हो। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।